Hello everyone, welcome to Tathastu and welcome to our class wherein we are going to do the daily current affairs MCQs. So let's get started. I hope आप सभी लोग ने जो है डेली न्यूज़ एनालिसिस तो ज़रूर देख लिए होंगे. अब MCQs की बारी है. इसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पहले के हुए इवेंट्स से रिलेटेड रहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपका एक रिवीजन पूरा जो है वो हो जाता है. लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर दैट ऑब्वियसली बात है हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे. यस मैम, the courses. So BA, MA, diploma plus UPSC preparation or only UPSC preparation, all these classes are going to start on 24th of July. Philosophy optional first week of September it will be starting. Essay enhancement program जो है वो already start हो चुका है, तो you can join this. And score enrichment program related to philosophy, it is also open, you can join even now. Apart from that NCERT module जो है this is also running. अगर आप चाहें तो अभी भी NCERT module को join कर सकते हैं, right? And apart from that CSAT paper 2 you can join this one as well. इनसे रिलेटेड सारा फीस, कोर्स डिटेल्स जो है वो सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगा? tathastuics.com ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाइए. अदरवाइज यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स एज वेल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज द एड्रेस, यू कैन कम ओवर हियर एज वेल एंड गेट द काउंसलिंग एंड सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको आराम से अच्छे से प्रोवाइड कर दी जाएंगी. ओके, now let's proceed ahead with the very first question. पहला question क्या है? Consider the following statements about Universal Immunization Program, that is UIP. The very first statement related to this is the Universal Immunization Program is a part of the National Rural Health Mission. Second is the two major milestones of the Universal Immunization Program are the elimination of measles and rubella in 2014 and maternal and neonatal tetanus elimination in 2015. Third statement is Mission Indradhanush, that is MI. It aims to increase the full immunization coverage to children to up to that of the 90%. तो how many of the above statements are correct? आपको ये दिखना है. सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक हिस्सा है. दूसरा है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के दो प्रमुख मील के पत्थर 2014 में खसरा और रुबेला का उन्मूलन और 2015 में मातृ और नवजात टेटनस उन्मूलन है. तीसरा है मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य बच्चों के लिए पूर्ण टीकाकरण कवरेज को 90% तक बढ़ाना है. तो इसमें से कितने दिए हुए स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है? तो दैट इज ओनली वन, एंड उसमें से भी पहला ही जो स्टेटमेंट है वो हमारा सही है, बाकी जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं वो गलत है. ठीक है, तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है. क्यों? बिकॉज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आर द एलिमिनेशन ऑफ पोलियो. ठीक है, तो ये पोलियो से रिलेटेड है जो कि 2014 में हुई थी, 2014 में. एंड मेटर्नल एंड नियोनेटल टेटनस ओवर देयर, इसका एलिमिनेशन कब? 2015 तक का टारगेट था. तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है. क्यों? क्योंकि मिशन इंद्रधनुष जो है इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2014 में, एंड इसका मेन एम क्या है? इंक्रीजिंग द फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज टू दैट ऑफ द चिल्ड्रन टू 90%. ठीक है, and this there is why it is an why the question, because it was in news recently. India recorded all time high of 93% DPT3 immunization coverage in 2022 WHO. So WHO reports record high of the 93%. So this is what has been there. So WHO और UNICEF जो हैं इन्होंने रिव्यू रिपोर्ट्स जो है वो लाते हैं फ्रॉम द मेंबर स्टेट्स ऑन द नेशनल इम्यूनाइजेशन कवरेज. एंड ये जो पब्लिश करते हैं, वो जो डेटा जो भी उनका होता है वो नेशनल डेटा, उन सारी चीज़ों को लेते हैं, दे सर्वे इट एंड रिकॉर्डिंगली जो है उसको पब्लिश भी करते हैं. दे एनालाइज द डेटा एंड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द accurate representations of immunization system performance and situations where data may be compromised leading to misleading coverage of the coverage views as well. and ये जो सारे estimates, ये जो भी estimates कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे estimates जो हैं वो country specific होते हैं, and these are not borrowed from any kind of the other sources, other countries. इसकी actually summary अगर हम एक बार देख लें तो 2022 में WHO यूनिसेफ ने जो है ये नेशनल इम्यूनाइजेशन कवरेज
195 मेंबर स्टेट्स जो हैं इनसे रिलेटेड इन्होंने इसको रिलीज किया था। इम्यूनाइजेशन सर्विसेज जो हैं वो लगभग 4 मिलियन has reached 4 million more children in 2022 compared to that of the previous year। 2022 अगर इसको जो है 2021 से अगर कंपेयर करें तो इम्यूनाइजेशन की ये जो सुविधा है, जो टीकाकरण है, दैट हैज एक्चुअली रीच्ड 4 मिलियन मोर चिल्ड्रन। 4 जो मिलियन और चिल्ड्रन हैं उनके तक जो है ये चीज़ पहुंची है। तो दिस इज समथिंग विच इज़ रियली वेरी गुड न्यूज़। यहाँ पे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात हमने यहाँ पर देखी थी। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम? सो 1992 में, पहले यहाँ से देख लेते हैं, एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ये जो प्रोग्राम था इसको 1978 में इनिशिएट किया गया था। देन इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है 1985 में इसका नया नामकरण कर दिया गया था 1985 में। एंड इसको अर्बन एरियाज से जो है वो बाहर की तरफ इसको लेकर के गए थे, इसको एक्सटेंड, इसका दायरा जो है, इसका रीच जो है उसको बढ़ा दिया गया था। 1992 में, इन 1992 इट बिकेम पार्ट ऑफ चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम ऑल्सो। सो UIP जो है इसी में ही बच्चों चाइल्ड सर्वाइवल और जो सेफ मदरहुड प्रोग्राम है इसके अंतर्गत इसको लेकर के आए गए, इसका जो है इसको पार्ट बना दिया गया था। एंड 1997 में इसको इंक्लूड कर दिया गया था नेशनल रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, तो यू कैन सी कि किस तरीके से जो है इसकी डेवलपमेंट हुई। एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, सो प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन जो है वो 1978 में ये इनिशिएटिव आई। उसके बाद जो है 1985 में इसका नया नाम दे दिया गया, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। उसके बाद जो है 1992 में इसको चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम के अंतर्गत इसको लेकर के आए, दिस बिकेम पार्ट ऑफ दिस। इन 1997 इसको इंक्लूड कर दिया गया नेशनल रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत। Since 2005, the universal immunization program has been a part of the integral part of National Rural Health Mission. So, National Rural Health Mission का जो है ये एक integral part actually बन चुका है। Next up question देखते हैं। This question is related to the Hindu undivided family. The very first statement is Section 10 Clause 2 of the Income Tax Act of 1961. It actually provides that any sum received by an individual as a member of Hindu undivided family out of the Hindu undivided family income is not to be included in her total income. Second is the Hindu undivided family is entitled to claim expenses, exemptions and several deductions from its taxable income, which further reduces the tax burden on a Hindu family. Third statement is Hindu undivided family also enjoys the basic tax exemption of 2.5 lakh rupees. In addition, HUF can also own a residential property without having to pay tax for it. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 क्लॉज 2 में प्रावधान है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की आय में से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी राशि उसकी कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी। दूसरा है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अपनी कर योग्य आय से खर्चों, छूटों और कई कटौतियों का दावा करने का हकदार है, जो हिंदू परिवार के कर बोझ को और कम करता है। तीसरा है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को 2.5 लाख रुपए की मूल कर छूट का भी लाभ मिलता है। इसके अलावा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इसके लिए कर भुगतान किए बिना आवासीय संपत्ति का मालिक भी बन सकता है। सो आपको बताना है कि इसमें से कौन से कितने स्टेटमेंट्स जो है वो सही हैं। 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओवर हियर। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज इट डज नॉट हैव इट्स ओन सेपरेट बेसिक टैक्स एग्जेम्पशन ऑफ 2.5 लाख रुपीज। इसका खुद का बेसिक टैक्स एग्जेम्पशन ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कुछ भी ऐसा कुछ जो है वो एक्चुअली नहीं है। द टैक्स एग्जेम्पशन इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स, इज नॉट एप्लीकेबल टू दैट ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ओवर हियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है यहाँ पे, दिस इज रिलेटेड टू द अल्जाइमर्स डिजीज। ठीक है, अल्जाइमर्स डिजीज इज अ क्यूरेबल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। Second is the exact cause of Alzheimer's disease is known and is solely genetic in nature. Which of the above are correct? अल्जाइमर रोग एक इलाज योग्य तंत्रिक संबंधी विकार है। अल्जाइमर रोग का सटीक कारण ज्ञात है और यह पूरी तरह से आनुवंशिक प्रकृति का है। तो कौन से इसमें सही है? एक्चुअली दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट्स जो है वो एक्चुअली सही नहीं है, क्योंकि इसका हमको बेसिक रीजन एक्चुअली नहीं पता है। ठीक है, Alzheimer's disease is a progressive and degenerative neurological disorder and currently there is no known cure. ये चीज़ हमने पहले भी अपने DNA में करे हुए हैं कि अल्जाइमर को लेकर के जो है कोई ऐसा खास हमारे पास क्योर नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग बोल रहे हैं एग्जैक्ट कॉज की अगर हम बात करें तो दैट इज ऑल्सो नॉट अंडरस्टूड येट। अभी तक जो है उस चीज़ को लेकर के खास हमारे को इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, इसमें एक्चुअली अल्जाइमर डिजीज में होता क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि एक्चुअली हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेमोरी लॉस होता है, कॉग्निटिव डिक्लाइन होती है एंड बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। ग्रेजुअली व्हाट हैपन्स, जो मेमोरी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, चीज़ें याद नहीं रहती हैं एंड थिंकिंग स्किल्स जो है वो भी ख़त्म हो जाता है एंड जो एबिलिटी है छोटे छोटे सिंपल भी कोई टास्क करने की वो भी नहीं होते हैं। कौन से फेमस बॉक्सर हैं जिनको कि बॉक्सर थे एक्चुअली जिनको अल्जाइमर की बीमारी थी, जिसकी वजह से जो है वो अपना करियर आगे नहीं ले जा पाए? सो डू टेल मी, कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रा इसके बारे में। एक बार हम इनका सिम्टम्स भी देख लेते हैं। ठीक है, सिम्टम्स क्या हैं? अर्ली साइंस होंगे, अर्ली साइंस में क्या होगा, हल्का फुल्का जो है वो मेमोरी लॉस होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंडिंग वर्ड्स, डिफिकल्टी होगी, कोई वर्ड को बोल रहे हैं, बोलते बोलते याद नहीं, अगर ये क्या बोलना था, क्या था वो वर्ड, क्या था, इस टाइप से चीज़ें रहेंगी। ठीक है, चीज़ों को जो है मिसप्लेस कर देंगे, कहीं का सामान जो है वो कहीं पे भी रखे रहेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो इशू है दैट विल, जो ऐसी चीज़ है जो प्रॉब्लम्स को आप आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हो, वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो नहीं सॉर्ट आउट कर पाएंगे। एज द डिजीज प्रोग्रेसेस इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस सीवियर मेमोरी लॉस, जैसे जैसे अल्जाइमर का जो ये केस है इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे सीवियर मेमोरी लॉस हो जाएगा, मेमोरी इम्पेयरमेंट, कंफ्यूजन विल बी देयर, लॉट्स ऑफ मूड स्विंग्स होंगे, बिहेवियर में चेंज होगा, डिसओरिएंटेशन होगा, डिफिकल्टीज होंगी इवन बेसिक टास्क्स को भी कंप्लीट करने में। सो दिस इज नॉट सिंपल प्रॉब्लम, दिस इज रियली वेरी ह्यूज प्रॉब्लम। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के यहाँ पर है स्टेटमेंट। द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज द एंटायर सियाचिन ग्लेशियर विद ऑल मेजर पासेस इज करंटली अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया सिंस 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत। Second statement is the Siachen Glacier lies immediately south of the Great Drainage Divide that separates the Eurasian Plate from the Indian subcontinent and is extensively glaciated portion of the Karakoram, sometimes called the third pole. Third statement is the Siachen Glacier is the second longest glacier in the world's non-polar areas. तो आपको बताने हैं कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर सही हैं। संपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर सभी प्रमुख दर्रों सहित 1984 ऑपरेशन मेघदूत से वर्तमान में भारत के प्रशासन के अधीन है। दूसरा है सियाचिन ग्लेशियर महान जल निकासी विभाजन के ठीक दक्षिण में स्थित है, जो कराकोरम के बड़े पैमाने पर हिमनद वाले हिस्सों में यूरेशियन प्लेट को भारतीय उपमहाद्वीप से अलग करता है, जिसे कभी कभी तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। थर्ड इज सियाचिन, थर्ड कथन जो है, सियाचिन ग्लेशियर दुनिया के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। तो आपको बताना है इसमें से कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो एक्चुअली गलत है, क्योंकि दिस इज नॉट दी सेकेंड बट इनफैक्ट ये जो है फर्स्ट सबसे लॉन्गेस्ट आउटसाइड पोलर रीजन का जो है ये ग्लेशियर है। ठीक है, तो सबसे बड़ा है ये एक्चुअली। सो दिस इज नॉट कोई छोटा मोटा, दिस इज रियली वेरी बिग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Consider the following statements related to the export preparedness index. The very first one is EPI is a comprehensive tool that measures the export preparedness of the states and UTs in India. Second is exports are vital for stimulating economic growth and development in a country, which necessitates the understanding the factors that influence export performances. फर्स्ट इज ईपीआई, पहला कथन है ईपीआई एक व्यापक उपकरण है जो भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात तैयारियों को मापता है। दूसरा है किसी देश में आर्थिक वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निर्यात महत्वपूर्ण है, जिसके लिए निर्यात प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझना आवश्यक है। आपको बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर जो दिए गए हैं बोथ आर करेक्ट ओवर हियर, राइट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स विच वी हैड डन अर्लियर। हम लास्ट की क्लास जो करे थे उसी में ये चीज कवर कर रखे हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है नीति आयोग एज द नोडल एजेंसी फॉर एमपीआई हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन इंडिजिनाइज्ड इंडेक्स फॉर मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन एड्रेसिंग द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। सेकेंड स्टेटमेंट इज द नेशनल एमपीआई दैट इज द मल्टी डायमेंशनल poverty index, MPI यही है। Model retains the 10 indicators of the global MPI model, staying closely aligned to the global methodology. Third is the fastest reduction in the proportion of multidimensional poor was observed in the states of Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Odisha and Rajasthan. पहला स्टेटमेंट कह रहा है नीति आयोग MPI के लिए नोडल एजेंसी के रूप में बहुआयामी गरीबी को संबोधित करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए एक स्वदेशी सूचकांक के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरा है राष्ट्रीय MPI मॉडल वैश्विक MPI मॉडल के 10 संकेतकों को बरकरार रखता है जो वैश्विक कार्य प्रणाली के लिए निकटता से जुड़ा रहता है। तीसरा है बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे तेज कमी उत्तर प्रदेश बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान राज्यों में देखी गई है। तो इसमें से कौन से कितने स्टेटमेंट्स जो सही हैं? बी यानी कि 2। हमारा पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि इन्होंने ये जो MPI की बात करी है ग्लोबल MPI उसको इन्होंने रिटेन नहीं किया है, बल्कि इन्होंने इक्वली वेटेड डायमेंशंस जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो कि 12 इंडिकेटर्स इसमें इंक्लूडेड है, तो उनको लेकर के उनको बेसिस बना करके जो है ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इसको ये इंडेक्स है इनको इन्होंने प्रिपेयर किया है। सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस यस्टरडे, तो इसको लेकर के उतना जो है हमको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर कल का आप लोगों ने जो एनालिसिस ध्यान से पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आराम से दे सकते थे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गंबूसिया फिश। सो गंबूसिया फिश से रिलेटेड है। सो गंबूसिया fish commonly known as the mosquito fish serves as a biocontrol agent to regulate mosquito populations. Second is these fishes are predominantly found in freshwater and brackish environments, occasionally inhabiting marine waters. Third is originally native to the US, this Gambussia fish are classified as invasive species over here in India. गंबूसिया मछली, जिसे आमतौर पर मस्कीटो फिश के नाम से भी जाना जाता है, मच्छरों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में कार्य करती है। दूसरा है यह मछलियां मुख्य रूप से मीठे पानी और खारे वातावरण में पाई जाती हैं, कभी कभी समुद्री जल में भी रहती हैं। तीसरा कथन इसमें दिया है मूल रूप से अमेरिका की मूल निवासी गंबूसिया मछली को भारत में आक्रामक प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इन्वेसिव स्पीशीज का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इनके आने की वजह से जो वहाँ के इंडिजीनियस फिशेज हैं उनकी जो आबादी है उस पर असर पड़ा, उनकी आबादी कम हो गई और ये ज़्यादा फैल गए। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहने का मतलब है। आपको बताना है कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर सही हैं। ठीक है,
पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं गंबूसिया। गंबूजिया फिश जो है इसको मस्कीटो फिश भी बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, मस्कीटो के पॉपुलेशंस को ये लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये पहला स्टेटमेंट जो है वो तो एकदम सही है। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये फ्रेश वाटर ब्रैकिश वाटर दोनों में ही मिलती हैं, ओकेजनली ये मरीन एनवायरमेंट्स में भी मिलती हैं। तो इसका मतलब हमारा सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो भी यहाँ पर सही है, ठीक है। नेटिव ऑरिजिन क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स में, एंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग ब्रीडिंग कैपेसिटी। इन्वेसिव है तो इसका मतलब क्या है, मल्टीपल कंट्रीज जिसमें कि इंडिया भी आता है, क्लासिफाइड गंबूसिया एज एन इन्वेसिव स्पीशीज ओवर हियर। तो गंबूसिया क्या है, ये इन्वेसिव स्पीशीज है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तीनों की तीनों ही जो हैं वो स्टेटमेंट्स एक्चुअली करेक्ट है रिलेटेड टू दीज फिशेस, ठीक है। तो वही जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, GVMC ट्राइंग टू प्रोक्योर 20 lakh गंबूसिया फिश फ्रॉम वेरियस एरियाज इन द सदर्न स्टेट्स, दैट इज द इन सदर्न स्टेट्स टू एड्रेस मस्कीटो प्रॉब्लम ओवर देयर इन द विशाखापट्टनम। ओके, तो ये जो था हमारा आज का न्यूज़ एनालिसिस था, सॉरी हमारा ये MCQs करंट अफेयर्स थे। न्यूज़ एनालिसिस इतनी लंबी हो जाती है ना तो बोलते बोलते वही मुँह पे है। सो दिस इज the end of our this current affairs MCQs for now, for today. I hope all of you enjoyed it. Do share, like and subscribe as well. See you. Bye bye.